मैं हैरान हो रहा था कि इस दौर में वो कौन लोग हैं जो सुनना चाहते हैं। बोलने वाले को इतना गुमान हो गया है कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता है। तो हम ये मान कर बैठे थे कि कोई सुनने वाला नहीं है, अब इस देश में सिर्फ बोलने वाला है। पर आप इतनी बड़ी संख्या में आए और किसी को सुनने के लिए दिल्ली से बुलाया है, तो कोई बात होगी आप में। इतनी तो बात होगी कि आपको सुनने से डर नहीं लगता है, भले ही बोलने वाले को डर लगता हो। तो जब तक सुनने वाले नहीं डर रहे हैं तब तक खुल के बोलना चाहिए, और ये अच्छा संकेत है। मुझे नहीं मालूम कि आप पहले भी सुनना चाहते थे या नहीं चाहते थे, लेकिन अभी आप जब सुनने के लिए तैयार हैं तो बोलने वालों को बोलना चाहिए। हम जिस दिल्ली से आए हैं वो आजकल दो तरह की बातें करती है कि हम डर के मारे बोलते नहीं हैं, और दूसरा कोई बोल देता है तो उससे जाकर ज़रूर पूछती है दिल्ली, तुम्हें बोलने से डर नहीं लगता है? तो ये माहौल है। तो हम ये एक यात्रा तय कर रहे हैं। दरअसल हमें सोचना चाहिए कि हमें डर क्यों लगता है। क्या किसी नेता से डर लग रहा है या सिस्टम से डर लग रहा है? सिस्टम से क्यों डर लग रहा है? क्या हमारे भीतर कोई राज है जिसके बाहर आ जाने से हम डर रहे हैं? हो सकता है हिंदुस्तान की जनता को जो सिस्टम मिला है और जिस तरह की नाइंसाफियां सिस्टम इस जनता पर थोपता है, मुमकिन है कि आप सबके कुछ राज हों जिसके डर से आप ना बोल रहे हों। लेकिन इसके बाद भी आप सब पर यह जवाबदारी है कि भारत के लोकतंत्र के लिए आप बोलेंगे। अगर आप भारत के लोकतंत्र के लिए नहीं बोलेंगे तो आपके भीतर जो छोटे किसी अपराध का डर बैठा हुआ है, उससे बड़ा अपराध ये हो जाएगा कि आपने भारत के लोकतंत्र के लिए नहीं बोला। तो अपने छोटे अपराध के लिए एक और बड़ा गुनाह करने से खुद को बचा लीजिए और पूछिए सवाल कि कब तक हम नेता का विकल्प नेता में ढूंढते रहेंगे, सिस्टम का विकल्प सिस्टम में कब ढूंढना शुरू करेंगे? थाना, जिसे हम सरकारी संस्थान कहते हैं, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, जिसे आजकल हम 3-4 वाइस चांसलर के चेहरे से जानते हैं, उनके अजीबोगरीब बयानों से जानते हैं। आप कोई भी इदारा ले लीजिए इस देश में, वो आपको अकेला करने के लिए, तोड़ देने के लिए सक्षम है। फर्जी मुकदमों में फंसा देना, वर्षों तक आपको अदालतों में टहलाना, और जीतने पर मीडिया एक दिन का जश्न बनाता है कि इंसाफ की जीत हुई है, लेकिन जो जीतता है वो दरअसल घर जाकर वर्षों तक फिर से कर्जा चुकाता है। तो बेहतर यह है कि हम नेता का विकल्प ना मांगे, हम सिस्टम का विकल्प मांगे, और एक ऐसा सिस्टम हो जो हमारे हाथ में रहे। सत्ता भले नेता के पास रहे, लेकिन सिस्टम हमारे साथ रहे, वरना हम इस डर को कभी नहीं जीत सकते हैं। सिस्टम पर कब्जा करेगा नेता, मैनिपुलेट करेगा, और वो आपको डराता रहेगा। इसके दो उदाहरण हैं। 29 सितंबर को मुंबई हाई कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि सोहराबुद्दीन केस में जो फर्जी एनकाउंटर है, उसमें जो बड़े अफसर, आईपीएस अफसर बरी हुए हैं ट्रायल कोर्ट से, उनके खिलाफ आप अपील कब करेंगे? ये खबर सरकार का प्रोपेगेंडा करने वाले एंकरों के सामने से नहीं गुजरी थी और ना गुजरेगी। अब सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है, मगर जो जूनियर अधिकारी, दरोगा स्तर के अधिकारी जो बरी हुए थे फर्जी एनकाउंटर के मामले में, उनके खिलाफ अपील की है। लेकिन जो आईपीएस ऑफिसर बरी हुए हैं उनके खिलाफ अपील नहीं की। तो ये देश की सीबीआई के चश्मे के पास एक चश्मा है। उस चश्मे के 2 नंबर हैं। एक नंबर के चश्मे से उसे ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट नजर आता है, और 2 नंबर के चश्मे से उसे ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नजर आता है।
दूसरा संजोग देखिए कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस जयंत पटेल को इस्तीफा देना पड़ता है, जिनका संबंध एक ऐसे फैसले से है जो वो गुजरात से संबंधित है, इशरत जहां के मामले से। उन्होंने इस मामले में, फर्जी एनकाउंटर के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। असलियत क्या है वो जानते होंगे या दुनिया जाने, मगर ये संजोग बहुत खतरनाक है कि एक चीफ जस्टिस बनने लायक जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ता है और हम चुप रह जाते हैं। तो सिस्टम के लिए हम जब भी चुप रहेंगे, अपने भीतर एक और डर का कमरा बनाएंगे। इसलिए अपने भीतर डर का अपार्टमेंट मत बनाइए, हिम्मत की बालकनी में आइए और जरा बोलिए। बोलना बहुत जरूरी है। इस ना बोलने के कारण जो समाज को और हमारे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। हम सबको एक मीडियाटाइज सोसाइटी से गवर्न किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। मीडियाटाइज सोसाइटी आप उसे समझ सकते हैं जहाँ दिन भर चैनल एक ही बात कर रहे हों, दिन भर अखबार वही बात कर रहे हों और सोशल मीडिया पर आईटी सेल वही बात कर रहा हो। अब जरा सा कोई बात अलग कीजिए, वो आपको आइसोलेट करने के लिए आ जाते हैं, डराते हैं, आपको धमकाते हैं। और नतीजा क्या होता है कि आप बोलना बंद कर देते हैं, आप एक कमजोर नागरिक में बदल जाते हैं। लेकिन जो नॉन मीडियाटाइज सोसाइटी है वो बहुत अलग है। आप उस समाज के भीतर जाके देखिए तो ना तो वो मुहर्रम के समय झगड़ता है, ना दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय झगड़ता है। उसे मालूम है कि ट्रेन में साथ चलना है तो वो एक दूसरे के साथ पराठे भी बांट कर खा लेता है और पूड़ियाँ भी बांट कर खा लेता है। लेकिन जो मीडियाटाइज सोसाइटी है, जिसके जरिए न्यूज़ एंकर रोज रात को डर का राष्ट्रीयकरण करता, हमारे देश में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, ये फियर का नेशनलाइजेशन करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बताते हैं कि अगर तोप यूनिवर्सिटी में नहीं लगा, टैंक नहीं लगा तो हमारे देश के बच्चों में राष्ट्रवाद नहीं आएगा। अगर टैंक से ही राष्ट्रवाद आना है तो पहले टैंक बनाओ भाई, गली गली में टैंक बनाओ, टैंक खाओ, टैंक पियो, टैंक ही सो जाओ, टैंक हो जाओ और राष्ट्रवादी बन जाओ। ये वो डर बांट रहा है आपके भीतर कि वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो देश बंट जाएगा। वो तरह तरह के ऐसे मुद्दों को लेकर आता है जिनका आपकी वास्तविकता से, वो वास्तविक हैं लेकिन आपकी रोजमर्रा की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, और आपके भीतर एक डर पैदा करता है। इसीलिए जो मीडियाटाइज्ड इंडिया है वो डरा हुआ इंडिया है, क्योंकि उसके पास आधी अधूरी सूचनाएं हैं और वो हमेशा आशंकाओं पर जीता है। जो नॉन मीडियाटाइज्ड इंडिया है वो डरा हुआ इंडिया नहीं है, वो आपको हमको जानता है। उसने देखा है कि जिस गांव में एक भी मुसलमान नहीं, वहां हिंदू मुहर्रम का तजिया उठा लेते हैं, और जिस गांव में हिंदू का पंडाल है दुर्गा पूजा का, वहां जाकर मुसलमान सर झुका के हाथ जोड़ के नमस्कार भी कर लेता है। तो हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं। ये नॉन मीडियाटाइज्ड हिंदुस्तान ही हमारी उम्मीद है। वो इस तरह से उम्मीद है कि वो रोज देख रहा है, वो रोज कुचला जा रहा है कि आपने जो दावे किए हैं वो उनकी जिंदगी में कितना फर्क ला रहा है।